मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी एनटीटी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे हों, ऐसी आशा करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक और वीडियो लेकर के हाज़िर हुई हूँ आपके सामने और आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और शॉर्टकट क्वेश्चंस हैं। काफ़ी लंबे क्वेश्चंस थे जो मैंने शॉर्टकट किए हैं और आपको इन शॉर्टकट क्वेश्चंस के पूरे अंक मिलेंगे यदि आप अच्छे क्वेश्चन लिखते हो सही तरीके से, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आज का हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। CWSN पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए अथवा विशिष्ट विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में समझाइए। अथवा विकलांगता को परिभाषित कीजिए तथा विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के कारण और संभावित कारकों का उल्लेख कीजिए। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन DECE 3 पार्ट का, जो आपका पेपर रह गया है 14 तारीख को है। तो उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विशेष जो ज़रूरतों वाले बच्चों से आप क्या समझते हो। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के बारे में हमसे पूछा गया है, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनके बारे में हमसे पूछा गया है। यहाँ पे उनके बारे में ही सारी विचार चर्चा है जो यहाँ पे हमें करनी है। तो देखिए हमारा, या फिर विशिष्ट बच्चे शब्द से क्या समझते हैं आप लोग। तो ये सभी क्वेश्चन एक ही हैं। 4 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, तो चारों क्वेश्चंस का एक ही आंसर रहेगा जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए आज की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित मानी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत से प्रभावित होकर किया। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक सामान्य बालक आते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहली जो 2 लाइंस हैं आपको लिखनी पड़ेंगी। तो आगे चलते हैं। इनमें कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनकी अपनी कुछ अलग शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं। ये बालक जल्द ही अपनी ओर अध्यापक का ध्यान आकर्षित करते हैं। इन बालकों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न शब्दों या संख्या के से पुकारा जाता है। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली, कुछ पिछड़े हुए, कुछ मंदबुद्धि के तथा कुछ शारीरिक रूप से अपंग होते हैं। ऐसे बालक मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। कक्षा में छात्रों को समान विशिष्ट लक्षणों द्वारा श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेन पॉइंट्स लिख करके आपको, जो हमने पहला पैरा पढ़ लिया है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स याद करके जो आपको आसान लाइनें लगें वो याद कीजिए। और बाद में आपको ये जो पंक्ति है, ऐसे बालक मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होते हैं, ये मेन पॉइंट है इसका। कक्षा में छात्रों को समान विशिष्ट लक्षणों द्वारा श्रेणीबद्ध किया जाता है, ये मेन पॉइंट्स हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको डिटेल में बताने के लिए, तो परिभाषित करने के लिए स्टूडेंट्स, ये जो 2 लाइनें मैंने आपको बताई हैं ये ज़रूर लिखनी है आपको। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा, इसमें कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनकी अपनी कुछ अलग शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं। ये बालक जल्द ही अपनी ओर अध्यापक का ध्यान आकर्षित करते हैं। इन बालकों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न शब्दों या संख्या से पुकारा जाता है। ये मेन पॉइंट्स आपको इसमें ज़रूर लिखने हैं। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली, कुछ पिछड़े हुए, कुछ मंदबुद्धि से के तथा कुछ शारीरिक रूप से अपंग होते हैं। ऐसे बालक मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। कक्षा में छात्रों को समान विशिष्ट लक्षणों द्वारा श्रेणीबद्ध किया जाता है। इनको शिक्षक को छात्रों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे बालकों पर शिक्षण के समय विशेष ध्यान दिया जा सके। प्रत्येक कक्षा में अनेक प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। जब कोई अध्यापक कुछ सिखाता है तो कुछ विद्यार्थी बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पहली बार पढ़ाने या सिखाने पर वे नहीं सीख पाते, परंतु दूसरी तीसरी बार में वो सीख पाते हैं।
कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स, जिन्हें चाहे जितनी बार सिखाया जाए वे वही नहीं सीख पाते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए, क्योंकि ये विशेष आवश्यकता वाले छात्र होते हैं। तो जाहिर है कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान पॉइंट है। शॉर्टकट पहले पैराग्राफ जो है मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, आपको इनमें से याद करना है स्टूडेंट्स। दूसरे शब्दों में, अगर किसी बच्चे की शारीरिक वृद्धि व विकास के स्तर व शारीरिक योग्यता क्षमता के आधार पर बच्चे की शक्ति सामर्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसको विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए कितना मेन पॉइंट है ये, यहाँ पे हमसे कहा गया है दूसरे शब्दों में, अगर किसी बच्चे की शारीरिक वृद्धि व विकास के स्तर व शारीरिक योग्यता क्षमता के आधार पर बच्चे की शक्ति सामर्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसको विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत रखा जाता है। तो यदि आपको ये सबसे पहले मेन पॉइंट लिखना है, आपको याद हो जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ये हमसे विशेष ज़रूरतों के बच्चों के तात्पर्य से संबंधित लाइनें हैं। तो आगे है, अलग अलग दृष्टियों में देखने पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वाले बच्चे होते हैं जो विशेष ज़रूरतों वाले होते हैं, वो अलग अलग पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। लेकिन घबराइए नहीं, बहुत आसान पॉइंट्स हैं, आसान पॉइंट्स ही आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं। तो आगे हमारे साथ जो मेन पॉइंट्स हैं वो सवाल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस है जो है दूसरा, मेन पॉइंट्स के साथ ही मैं ये दूसरा क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। ये हमारा पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें यही बताना था कि विशिष्ट बच्चे जो हैं उनसे आप क्या समझते हैं, उनको ही हमें परिभाषित करना था। तो वो इस क्वेश्चन में हमने कर दिया है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सामान्य रूप से कार्य कर पाने के निर्धारक क्षेत्र कौन से हैं तथा उन कारकों की चर्चा कीजिए जो विभिन्न अपंगताओं के कारण प्रभावित होते हैं। तो वही प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स होंगे लेकिन आसान होंगे। अथवा व्यक्ति के सामान्य रूप से काम करने के लिए निर्णायक क्षेत्र कौन से हैं। तो चलिए हमारा आंसर है, सामान्य रूप से कार्य करने के लिए 6 निर्धारक क्षेत्र हैं। इनमें से किसी एक क्षेत्र में भी कठिनाई व्यक्ति के लिए बाधा उत्पन्न कर सकती है और व्यक्ति को इस असमर्थता से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। कोई बच्चा अथवा व्यक्ति जो इन क्षेत्रों में से एक या उससे अधिक क्षेत्रों में कोई कठिनाई महसूस कर वह विशिष्ट बच्चा व्यक्ति कहलाता है। कार्यशीलता के निर्धारित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है कि देखिए कोई बच्चा अथवा व्यक्ति जो इन क्षेत्रों में से एक या उससे अधिक क्षेत्रों में कोई कठिनाई महसूस करता है, वह विशिष्ट बच्चा व्यक्ति कहलाता है। कार्यशीलता के निर्धारित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो कौन से क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे हमसे बात की गई है, आगे ही है स्टूडेंट्स, अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे दृष्टि बाधिता, मतलब जो आँखें हैं, आँखों में हमारी नज़र में जो प्रॉब्लम है, तो उसमें है स्टूडेंट्स हमारे जो देखने में दृष्टि बाधिता, उसके लिए उससे रिलेटेड है। दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। कुछ दृष्टि बाधित बालक मोटे छापे की पुस्तक अथवा पठन सामग्री पढ़ पाने में समर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बालक गंभीर रूप से दृष्टि बाधित होते हैं, उनमें देखने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम होती है। ऐसे बालक देखने की विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दृष्टि बाधिता का स्नेलन चार्ट के माध्यम से मापन किया जाता है। ऐसे बालकों की दृष्टि क्षमता आंशिक अथवा पूर्ण रूप से कम हो जाती है। जो पूर्ण रूप से दृष्टि क्षमता खो देते हैं वे अंधेपन के रोग से प्रभावित होते हैं तथा वे कुछ भी नहीं देख पाते। साधारण हम दृष्टि बाधितों को दो भाग्यों में बांटते हैं। तो यहाँ पे इसके कारण है स्टूडेंट्स, दृष्टि बाधिता के मुख्य कारण हैं विटामिन ए की कमी, गर्भावस्था के दौरान कुछ समस्याओं असमानताओं से उत्पन्न सहज मोतियाबिंद या वंशानुगत जो होते हैं। तो इंक्यूबेटर में जो हमें अपरिपक्वता के
रेटिनोपैथी को दूर करने के लिए दिए जाने वाले उच्च सांद्रता के ऑक्सीजन के प्रचालन में अपरिपक्वता जो दृष्टि क्षति का कारण हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, मोतियाबिंद प्राय उच्च आयु में होता है, ऐसी स्थिति को शल्य चिकित्सा के द्वारा उपचारित किया जाता है। पॉइंट है, ग्लूकोमा आँख में उच्च दबाव के परिणाम स्वरूप हो जाता है और इसमें रेटिना को नुकसान पहुंचता है। ये दृष्टि बाधिता थी। आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास श्रवण बाधिता। श्रवण मतलब हमारी जो याद करने वाली, सुनने वाली जो है, सुनने वाली प्रॉब्लम में, सुनने की शक्ति में जो प्रॉब्लम होती है उससे है सुनने वाली बाधा। तो उसमें से हमें यहाँ पे डिटेल देखनी है। जब किसी बालक ने श्रवण अंगों में कोई दोष होता है तब उसे श्रवण बाधित बालक कहते हैं। तो ऐसे देखिए, यदि किसी को सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो उसे श्रवण बाधित बच्चा कहा जाता है। ऐसे बालकों की सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा वे बोलने और भाषा में परेशानी का सामना करते हैं। श्रवण बाधित बालक या तो बहुत कम सुन पाते हैं या पूर्णतः नहीं सुन पाते हैं या वे बहरे होते हैं। तो अगला पॉइंट है, न्यूनतम श्रवण बाधिता वाले लोग ऊंचा सुनने वाले कहलाते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति बधिर माना जाता है जब आवाज़ का स्तर 90 डेसिबल सामान्य आवाज़ की अपेक्षा 5 से 10 गुना अधिक तक सुना जाता है एवं विस्तारित आवाज़ को नहीं समझा जा सकता है। तो श्रवण बाधित संवेदी या संचालक हो सकता है। संवेदी श्रवण क्षति में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत श्रवण संबंधी रास्तों में क्षति शामिल होती है जो काकलिया एवं श्रवण तंत्रिका से शुरू होता है। और यहाँ पे हमें काकलिया का मतलब होता है जो हमारा सुनने वाला कान का पर्दा होता है उसके बारे में, एवं श्रवण तंत्रिका से शुरू होता है एवं मस्तिष्क कोशिका तथा प्रमस्तिष्कीय वल्कर यह श्रवण संबंधी संकेत की व्याख्या को रोकता है, को शामिल करता है। संचालित श्रवण शक्ति कान के ब्रह्मांड या मध्य की क्षति है जो ध्वनि तरंगों की को काकलिया तक पहुंचने में बाधा पहुंचाता है। तो गतिशीलता देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है गतिशीलता। यह अनुकूलतम विकास के लिए तीसरा प्रमुख क्षेत्र है। कुछ बच्चे जो आम बच्चों की तरह नहीं चल पाते हैं वे लकड़ी अथवा बैसाखी अथवा पहियों वाली कुर्सी, व्हील चेयर जिसे कहते हैं, की मदद से इधर उधर घूम सकते हैं। तो गतिशीलता मतलब कि चल फिर पाने में प्रॉब्लम वाले बच्चों को की गतिशीलता वाला पॉइंट है यहाँ पे। सभी बच्चे जिनके लिए सामान्य व्यक्तियों की भांति सामान्य रूप से चल फिर पाना संभव नहीं होता विशिष्ट बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इस कठिनाई को दूर करने या कम करने के लिए किसी विशेष उपकरण का सहारा लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट चौथा पॉइंट है वाणी बाधिता। बहुत सिंपल पॉइंट है इसलिए मैंने इनमें से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। जितना आपको याद होता है एक पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन मेन पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। तो चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स वाणी बाधिता। वाणी बाधिता मतलब बोलने में प्रॉब्लम। वाणी बाधिता वाचन दुर्बलता से अभिप्राय है। भाषा तथा वाणी में समस्या होना। सामान्य कक्षाओं में वाणी और सामान्य रूप से भाषा में बाधित बालक होते हैं। ऐसे बालक कभी कभी अध्यापक का ध्यान भी आकर्षित नहीं कर पाते तथा सरलता से ऐसे बालकों को किसी प्रकार का दोष नहीं मालूम पड़ता। ऐसे बालक बोलते या सीखते समय शब्दों का प्रयोग तोड़ मरोड़ कर अपभ्रंश करके कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़कर अथवा दूसरे शब्दों अथवा अक्षरों का विस्थापन करके अपना कार्य करते हैं। ऐसे बालक किसी वाक्य को रुक रुक कर बोलते हैं। 2 या 3 शब्दों के जो बोध बोलने में 2 या 3 शब्दों के बीच बोलने में सामान्यतः अधिक समय लेते हैं अथवा कभी कभी बोलते बोलते चुप भी हो जाते हैं। ऐसे बालकों की समस्या को सुधारना आवश्यक है इससे पहले कि उन्हें सामान्य स्कूल में शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाया जाए। बालक की वाणी असमर्थताएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स, बस आपने बता दिया है 3 प्रकार की होती हैं तो ठीक है। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको प्रकार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अगली तरफ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक भावात्मक संबंध जो बच्चे के होते हैं उसमें प्रॉब्लम
तो यहाँ पे है, इस पहलू से तात्पर्य है कि हम अपने दैनिक जीवन में दूसरों के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, किस प्रकार भावात्मक संबंध बनते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूसरों के साथ कैसे अंतक्रिया करते हैं। कुछ व्यक्ति आसानी से दूसरों के से संबंध स्थापित कर लेते हैं, उन्हें सभी पसंद करते हैं और वे लोकप्रिय होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके किसी के साथ भी संबंध सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण नहीं होते। यह व्यक्ति अत्यंत शर्मीला हो सकता है, जो किसी से भी बात नहीं करता, जिनका कोई मित्र नहीं होता और जो आत्म केंद्रित होकर अपने आप में रहना पसंद करता है, अथवा बहुत उग्र स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है, अथवा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अन्य व्यक्तियों द्वारा बढ़ाई गई मित्रता के हाथों का अनादर कर देता है। तो ये मूड वाले बच्चे हैं स्टूडेंट्स। किसी का मूड शर्मीला होता है तो कोई बहुत लड़ाकू होते हैं, और कुछ जो स्टूडेंट होते हैं या वयस्क या बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मेल मिलाप वाले होते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जब किसी बच्चे को अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने और उन संबंधों को बनाए रखने में मुश्किल होती है तो उसे मदद की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं, तो किसी की मदद होती है स्टूडेंट्स। यदि कोई बच्चा ज़्यादा लड़ाकू है, ज़्यादा वो गुस्सा करता है, किसी के साथ बात अच्छे से नहीं करता तो भी उसे प्रॉब्लम है। और यदि कोई ऐसे ही मुस्कुराए जाता है, किसी के साथ बात करने में अच्छे से बात नहीं कर पाता है, उसे भी प्रॉब्लम है। और कोई बच्चा है तो चुपचाप रहता है, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करता है, बस अपने आप में लगा रहता है, तो वो उसको भी प्रॉब्लम है। तो इस सब के संबंध में ये बातें हमें बताई गई हैं। तो बुद्धिमत्ता देख लेते हैं। बुद्धि में प्रॉब्लम, बच्चे की बुद्धि में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, अर्थात विभिन्न बालकों में कई बालक तीव्र बुद्धि वाले होते हैं तथा कई बालक कम बुद्धि वाले होते हैं। इनमें से कई बालकों को हम पिछड़े बालकों की श्रेणी में डालते हैं। इस प्रकार की भिन्नताएं प्रत्येक बालकों में अलग अलग पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। विशिष्ट बालकों में एक प्रकार मानसिक मंदती बालकों का भी होता है। इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा भिन्नता लिए होते हैं। इनकी मानसिक योग्यता भी औस बालकों से अधिक कम होती है। इसकी बुद्धि लब्धि साधारण बालकों से अत्यधिक कम होती है। इसका IQ स्टूडेंट्स जो है साधारण बालकों से बहुत कम होता है। इनके अंदर विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनता पाई जाती है। और स्किनर द्वारा इन बालकों को विकलांग बुद्धि बालक, मंद गति से सीखने वाले अथवा मूड व पिछड़े बालकों की संज्ञा प्रदान की गई है। मानसिक रूप से मंदित बालक औसत से भिन्न कार्य क्षमता लिए होते हैं। इसका आरंभ बालकों के विकास की